नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेश कटारिया ऑनलाइन तैयारी ऑल सब्जेक्ट चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस सारी चीज़ें ये इस चैनल पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आज देखो, पहले दिन से स्टार्ट करते हैं अपन साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। क्या स्टार्ट करते हैं? पाचन तंत्र। देखो, तंत्र क्या होता है? तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो तंत्र बोला जाता है, जैसे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, इसके बाद में श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, यानी शरीर के वे अंग, वे सारे अंग जो एक ही सिस्टम में काम में आते हैं। जैसे श्वसन में कौन कौन से अंग काम में आते हैं? जैसे नाक आ गया आपका, फेफड़े आ गए, विंड पाइप आ गई, ये सारे क्या हो गए? सांस नली के अंग हो गए। तो ये सारे मिलकर के क्या कहलाएंगे? श्वसन के तंत्र कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से पाचन तंत्र, यानी शरीर के वे अंग जो भोजन को पचाने में सारे के सारे काम में आते हैं। ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे? तंत्र कहलाएंगे। और सारे तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये टोटल मिल करके क्या बनाएंगे? किसका निर्माण करेंगे? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेंगे, मानव शरीर का निर्माण करेंगे। अब देखिए, आप जो भोजन खाते हैं ना, वो मोटे मोटे पार्टिकल्स में, बड़े बड़े पार्टिकल्स के रूप में खाते हैं। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो उन्हें अवशोषण नहीं कर पाती हैं। इसलिए क्या करना पड़ता हमें? भोजन को पचाने की जरूरत पड़ी, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। और एक बात और बता देता हूँ मैं, पाचन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप लोग पटवार का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आरआरबी एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, या आप पास रिट का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और मैं एक एक वर्ड बोलूंगा चैप्टर पढ़ाते टाइम, हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल से ना टाइम खराब करते हम लोग चैप्टर पे आते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी भोजन खाया है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स में खाओगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, कार्बोहाइड्रेट को आप बोलेंगे शुगर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शुगर, यानी शर्करा। अब ये शर्करा आपने कार्बोहाइड्रेट ली है, ये ह्यूमन बॉडी में किसके रूप में होगी भाई? ग्लूकोज के रूप में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? ग्लूकोज के रूप में होगी। अब देखो, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भोजन का बड़ा पार्टिकल्स है, ये छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ स्टोर हो जाएगा तुम्हारा? ये लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। देखो, काम की चीजें हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आरआरबी एएलपी के अंदर इस साल बहुत सारे सवाल पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजिन के रूप में। ठीक है। और ग्लाइकोजिन के रूप में कहाँ स्टोर होता है? तो आप बताएंगे कहाँ स्टोर होता है? लीवर के रूप में। कहाँ स्टोर होता है? लीवर के पास। देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन का बड़ा पार्टिकल्स था, ये ग्लाइकोजिन है, ये छोटा पार्टिकल्स है। तो इस बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या खाया है? प्रोटीन खाया। अब प्रोटीन खाया तो इस प्रोटीन का जो पाचन होगा वो किस में होगा भाई? पेप्टोन में, या फिर किस में होगा? पेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? पेप्टाइड में। और यही पेप्टोन या पेप्टाइड आगे जाकर के किस में बदल जाएगा? आपका अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका अमीनो एसिड में। दूसरा क्वेश्चन ये आपका बन गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन किस रूप में संचित होता है? तो आप बताएंगे किस में? अमीनो एसिड में। किसके रूप में संचित होता है? अमीनो एसिड में। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि अमीनो अम्ल किससे मिलकर के बने होते हैं? तो किससे मिलकर के बने होते हैं भाई? प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीनो अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? प्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसके बाद देखो, आगे की बात करते हैं। मान लीजिए आपने क्या खाया? कोई फैट या वसा, ठीक है, या फिर लिपिड। इसका जो पाचन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा भाई? वसीय अम्ल में। किस में होगा ये? वसीय अम्ल में। किस में कन्वर्ट होगा? वसीय अम्ल में। ठीक है। और ये वसीय अम्ल आगे क्या बनाएगा? आपका ग्लिसरॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बनाएगा। तो देखो, ये सारे के सारे भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल्स थे,
ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है तुम्हारा, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बनेगा कि सर चलो ये बात है, ये तो इसमें कन्वर्ट होता है, लेकिन ये करवाता कौन है, पाचन करवाता कौन है। तो पाचन करवाते हैं कौन, क्या करवाते हैं भाई, एंजाइम करवाते हैं। कौन करवाता है, एंजाइम। अब देखना ये एंजाइम, अब देखो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, फैट वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। हम चैप्टर को डिटेल वाइज, देखो चैप्टर बड़ा जरूर है, 4 से 5 घंटे, तो 4 घंटे में करीबन हो जाएगा, 4 वीडियो, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, एक एक घंटे की मैं आपको वीडियो बना बना करके दूंगा, और एक बार पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना, पाचन कौन करवाता है, सर एंजाइम। क्वेश्चन आ जाएगा पाचन करवाते हैं, ऑप्शन आ जाएगा एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप क्या बताएंगे, पाचन कौन करवाते हैं, एंजाइम करवाते हैं। और एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, एज ए कैटालिस्ट होते हैं, यानी ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं। कौन भाई, उत्प्रेरक। क्लियर। अब देखो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, जल के अपघटक होते हैं। जल के क्या होते हैं तुम्हारे, अपघटक होते हैं। जल के क्या होते हैं भाई, अपघटक होते हैं। इतनी बात समझ में, जल के क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। कौन अपघटक होते हैं, एंजाइम होते हैं। देखो ये बड़े पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब इस पाचन के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या चीज आपको काम में आने वाली है, इनको हम लोग धीरे धीरे बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जा सकता है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है तुम्हारी, पाचन कहलाती है। अब देखना पाचन के लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से समझना। इसको हम लोग क्या मिटा देते हैं, डस्टर, चलो कोई बात नहीं, इसी से मिटा देता हूं मैं इस वीडियो में। तो ध्यान देना, देखो पाचन, पाचन में ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। पाचन में क्या क्या काम में आएंगे, एक तो आता है तुम्हारा आहार नाल, जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, या इसे बोला जाता है पोषण नाल। क्या बोला जाता है, पोषण नाल या आहार नाल। इतनी बात समझ में। इसके बाद में देखो इस साइड में ये आपके होंगी पाचन ग्रंथियां। क्या होंगी, पाचन ग्रंथियां। इतनी बात समझ में। अब देखो ये आपका जो आहार नाल है या पोषण नाल है, क्या है, ये आहार नाल है या पोषण नाल है। सबसे पहले आपका भोजन कहाँ आता है, मुख में आता है। कहाँ आता है, मुख में। अब देखो मुख में क्या क्या चीजें होती हैं। मुख में एक तो होता है आपका दांत। क्या होता है, दांत। दांत पढ़ना है, डिटेल से पढ़ाएंगे, इनके डायग्राम बना बना करके, आप टेंशन मत कीजिएगा। एक एक चीज, आपका सिंगल क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। ध्यान देना, दांत पढ़ाना है। इसके बाद में एक चीज पढ़ानी है आपको, वो क्या पढ़ानी है, जीभ। इसी मुख के अंदर आपके पास होती है सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथियां होती हैं। लारीय ग्रंथियां, देखिए ग्रंथियों का चैप्टर मैं तुम्हें डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में वे ग्रंथियां हम यहीं पे पढ़ लेंगे जिन ग्रंथियों का उपयोग पाचन में होता है। जिन ग्रंथियों का उपयोग पाचन में होगा वो सारी ग्रंथियां हम लोग यहाँ ही पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ग्रंथियां कैसे होते हैं, शरीर के ऐसे ऑर्गन से जो या तो हार्मोन स्रावित करते हो, या जूस स्रावित करते हो, या एंजाइम स्रावित करते हो। वे सारे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं। अब ध्यान देना, मुख में जैसे ही भोजन आएगा दांत अपना काम करेगा, जीभ अपने काम करेंगे, और ये सलाइवरी जो ग्लैंड है, लारीय ग्रंथियां हैं, ये अपना काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, यानी ये जाएगा आपका भोजन नलिका में। इस भोजन नलिका में क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से।
इसके बाद में भोजन जाएगा आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। और इसी को कहा जाता है स्टमक कहा जाता है, और इसे का क्या कहा जाता है? उदर गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर गुहा। और यह आमाशय या स्टमक, ये उदर गुहा है ना, यहीं पे इसी के किनारे पे क्या पाई जाती है? आपकी आमाशय ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आमाशय ग्लैंड पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब मेरी बात सुनना, छोटी आंत से ऊपर की साइड में, बाईं साइड में आपके पास होता है लीवर, और एक ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। इन दोनों के क्या काम होते हैं भोजन के पचाने में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे छोटी आंत पढ़ाऊंगा, उसी टाइम पे आपको लीवर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से डायग्राम बना करके, और उसी टाइम पे अग्नाशय के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में? इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेक्टम या मलाशय। मलाशय, रेक्टम। अब देखो आपका जो ये पार्ट है ना, कौन सा? आहार नाल या पोषण नाल, मुख से लेकर के मलाशय तक का जो भाग है वो सारा का सारा वो कहलाता है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर किसकी लंबाई? आहार नाल की लेंथ। इतनी बात समझ में? जिसमें आपका मुख भी है, भोजन नलिका भी है, आमाशय भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है, और रेक्टम वाला पार्ट भी है। यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है 8 से 10 मीटर, लगभग आपका 30 फीट मान के चलिएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 30 फीट होता है। ठीक है, अब देखो आहार नाल के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं आहार नाल के। आहार नाल का जो काम होता है वो पहला काम तो होता है भोजन को सरलीकृत करना, यानी भोजन के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने का काम होता है, एक काम। दूसरा काम क्या होता है? भोजन को पचाने का काम करता है, 2। तीसरा काम क्या होता है? भोजन को अवशोषण करने का काम होता है। क्या करने का काम होता है? अवशोषण करने का काम होता है। इतने सारे काम किसके होते हैं? तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं। किसका होता है? आहार नाल का। एक काम आप ये भी बता सकते हो, भोजन को मुख से मलाशय या रेक्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तुम्हारा ये। अब देखो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लारे ग्रंथियां कौन सी है, आमाशय ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर कौन सी होती है, अग्नाशय कौन सी होती है, मलाशय कौन सी होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, भोजन नलिका, दांत, जीभ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि चैप्टर में साथ बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप टेंशन मत कीजिएगा, 1-1 घंटे की वीडियो, बस धीरे धीरे डोज देंगे आपको, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। और सारे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखेंगे, दांत से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो करेक्ट, जीभ से बनने वाले, भोजन नलिका से, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मलाशय से, इन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुख। उसमें मुख में भी पहला प्रोसेस कौन से लेंगे हम लोग? क्या क्या चीजें आते हैं इनको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दांत के अंदर, दांत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है तुम्हारा? दांतों का जो अध्ययन है, दांतों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाती है? ओडेंटोलॉजी कहलाती है। इतनी बात समझ में? इसके बाद में देखो दांतों का जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान, दांतों की पीएच वैल्यू, वो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5.5। और 5.5 दांतों का पीएच मान होता है। नेचर कैसा होता है? तो आप बताएंगे अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। इस पीएच मान के साथ मैं 2-3 क्वेश्चंस और बताने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप लोग अच्छे से पेपर में कर पाओ। देखो टूथपेस्ट होती है, अब टूथपेस्ट, उस टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है, टूथपेस्ट का पीएच मान वो होता है तुम्हारा 8 से 9 के बीच में। कितना होता है? 8 से 9 के बीच में। इसके बाद में जैसे आपकी जीभ होती है या फिर आपकी सलाइवा, लार, दोनों का पीएच मान है वो सेम होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। एक क्वेश्चन है वो पेपर में 2-3 बार आ चुका है कि दांतों के सड़ने के बाद में, दांतों के सड़ने के बाद में, सड़ने के बाद दांतों का पीएच मान, दांतों का पीएच मान, तो दांतों का पीएच मान होता है
दांतों का पीएच मान वो होता है कितना, 4 से 4.5 के बीच में, 4 से 4.5 के बीच में। इसके बाद देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ आप कि दांत किससे मिलकर के बने होते हैं, यानी दांतों में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो दांतों के अंदर भाई कैल्शियम, कैल्शियम के देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट, इसके अलावा फ्लोराइड, फ्लोराइड तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दांत, ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं, तो वो है आपका पैगोलियन जीव। कौन सा है, पैगोलियन, पैगोलियन जीव। पैगोलियन जीव के अंदर दांत है वो नहीं पाए जाते हैं, पैगोलियन जीव के अंदर आपके दांत है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके कृत्रिम दांत हैं, आर्टिफिशियल टिथ, कृत्रिम दांत है वो किससे मिलकर के बने होते हैं, तो कृत्रिम दांत है वो प्लास्टिक के भी मिलकर के बने होते हैं, वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसके, जिंक ऑक्साइड के, ZnO, जिंक ऑक्साइड के। इतनी बात समझ में, कृत्रिम दांत किसके मिलकर के बने होते हैं, जिंक ऑक्साइड के। और ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दांत ही नहीं पाए जाते, तो पैगोलियन जीव। दांत किससे मिलकर के बने होते हैं, दांत कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड के बने होते हैं। इतनी बात समझ में। चलिए देखो और बात करते हैं अपन। ठीक है, देखो कार्य और या लक्षण के आधार पे दांतों को 4 भागों में बांटा गया। कार्य और लक्षण के आधार पे दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में, जो मानव के दांत है। इसमें होता है, पहला तो होता है कर्तनक, कर्तनक दांत। इस कर्तनक दांत को ही क्या कहा जाता है, छेदक दांत भी कहा जाता है। कौन सा दांत कहा जाता है, छेदक। और इन्हें कहा जाता है इंसीजर। कौन सा होता है, इंसीजर, इंसीजर। देखो ये कौन से दांत होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये चीज़ मिटा रहा हूँ, ये आपका क्या है भाई, ऊपर वाला जबड़ा है और ये आपका नीचे वाला जबड़ा है। इतनी बात समझ में, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये कौन सा जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है। इसमें जो सामने के जो 2 दांत होते हैं ना, ये वाले 2 दांत, ये इधर से 4 हो गए, 2 और 2, और ये जो दांत होते हैं आपके, ये कहलाते हैं इंसीजर। क्या कहलाते हैं, कृतनक दांत, इंसीजर। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक जबड़े में 2 पाए जाते हैं, तो दोनों जबड़ों में कितने हो गए, 8 हो गए, इंसीजर। बात समझ में। इसके बाद में देखो ये जो दांत होते हैं ना, ये किसका काम करते हैं भाई, काटने का काम करते हैं। ये काटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा दांत हम बात करते हैं रदनक, रदनक, और इसको बोला जाता है कैनाइन, कैनाइन। ठीक है भाई, रदनक या कैनाइन। अब इसके लिए हम देखो और बात करते हैं। रदनक क्या होता है, ये दांत होते हैं भाई नकुले होते हैं। कैसे होते हैं, नकुले होते हैं। ये दांत कैसे होते हैं, नकुले होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी, 4 होती है। और क्या काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। कौन से होंगे, ध्यान देना, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। इसमें देखो इस तरीके से होंगे आपके, ये ऐसे नुकुले होंगे आपके पास। ये बात क्लियर है, कैसे होंगे, नुकुले होंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, रदनक हो गए, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है। इसके बाद में थर्ड पे आता है परिमोलर। क्या होता है, परिमोलर। और परिमोलर क्या होता है आपका, अगर चौवर्णक होता है। कैसा होता है, अगर चौवर्णक होता है। अब ये परिमोलर कितने होते हैं, इनकी बात करें तो ये दांत होते हैं आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। ये कौन कौन से होंगे भाई,
यहां से आपके पाए जाएंगे 2 दांत, ऐसे 1 और 2, यहां पे आएगा 1 और यहां 2, यहां आएगा 1 और ये 2, 2 यहां पे पाएंगे, 1 और 1 2, तो इनकी संख्या कितनी होगी भाई? 8 हो गई। इतनी बात समझ में? इसके बाद में देखो और चीजों को हम समझते हैं। चौथा आपका जो पार्ट होता है, और ये क्या काम करता है, अगर चौनक, ये ग्राइंडिंग करने का काम करता है। किसका काम करता है? पीसने का काम करता है। क्या काम करता है? पीसने का काम करता है। ठीक है भाई, पीसने का काम करता है। इसके बाद में आगे है लास्ट, ये है 4 नंबर वाला, ये होता है मोलर। इसको बोला जाता है चौवर्णक। क्या बोला जाता है? चौवर्णक। संख्या इसकी होती है कितनी? 6 गुणा 2, ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में भी कितने? 6। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। यानी यहां के जो लास्ट के जो 3 दांत हैं, 1 2 3, यहां से 1 2 और 3, यहां 1 2 और ये 3, यहां जो दांत पाए जाएंगे वो आपको क्या होंगे? लास्ट वाले जो दांत हैं वो क्या होंगे? आपके मोलर होंगे। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, इन्हीं दांतों में आपके आते हैं, यानी जो लास्ट के चारों लास्ट दांत कौन कौन से? ये वाला दांत, ये वाला दांत और ये वाला दांत और ये वाला दांत। इन दांतों को कहा जाता है आपका अक्कल के दांत। क्या कहा जाता है? अक्कल के दांत। इन्हीं को बोला जाता है विजडम टीथ, बोला जाता है बुद्धिमता के दांत। बुद्धिमता के दांत। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कब उगते हैं ये? 17 से 27 साल के बीच में कभी भी उग जाते हैं। अक्ल के दांत क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे इंसान को क्या आ जाती है? अक्ल आ जाती है लगभग। कभी किसी के 24 साल में, किसी के 28 साल में, किसी के 27 साल में, किसी के 26 साल में। तो ये होता है विजडम टीथ। इनको क्या कहा जाता है? वर्सेटाइल ऑर्गन भी कहा जाता है। यानी इन्हीं दांतों को अब क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग भी बोला जाता है। अब एक बात ध्यान से समझना, मानव शरीर के अंदर 5 अवशेषी अंग होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पिछले साल आरआरबी एएलपी के अंदर क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये जगह मेरे को चाहिए, तो मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। क्या क्या चीज़ें हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका निकल करके नहीं जाएगा, आप ध्यान से सुनते रहिए, आप लोग आराम से ध्यान देना। मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं? 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता हमारे शरीर में, फालतू में ही वो हमारे शरीर में कनेक्ट हैं। देखो, एक तो होता है तुम्हारा, कौन सा होता है? यही अक्ल के दांत, विजडम टीथ, अक्ल के दांत। तुम लोग जो जाड़ निकलवाते हो ना, वो यही दांत होते हैं, कोई मतलब नहीं होता। पेन होने लग जाता है तो निकलवा देते हैं डॉक्टर से। तो एक तो तुम्हारे कौन से हो गए? अक्ल के दांत हो गए, विजडम टीथ। ठीक है। दूसरा आपका होता है, देखो जो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, पिन्ना बोला जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इसको कर्णपाल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया था, कर्णपाल। जो ये वाला हिस्सा है ना आपका बाहर वाला, इसका कोई मतलब नहीं है, कर्णपाल, इससे नहीं सुनता आपको। देखो पुरानी फिल्में देखोगे आप, या 500 या 1000 साल पहले जाओगे तो लोगों के कान बड़े बड़े हुआ करते थे। अब धीरे धीरे घटते घटते क्या हो गए? वो लुप्त हो रहा है। साइंस में एक नियम भी काम करता है, अगर आप किसी चीज़ को काम में नहीं लोगे ना, तो इसका स्थायित्व धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो ये कान आजकल बच्चों के कैसे होने लगे? छोटे छोटे कान होने लगे। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं, तीसरा होता है आपका कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, ये बोला जाता है किसको? अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ठीक है। अपेंडिक्स क्या करती है? देखो पहले इंसान क्या हुआ करता था कि भाई पहले इंसान घास फूस भी खाया करता था और उसको पचाने के लिए इस अपेंडिक्स की ज़रूरत थी। आजकल इंसान नहीं खाता है। जानवरों में ये आज भी सक्रिय है, ये काम करती है, एक्टिवेट अवस्था में होती है। बाकी अपने यहाँ क्या होती है? अपने पेट में ये
डीएक्टिवेट अवस्था में है। किसमें है? डीएक्टिवेट। कहाँ पाई जाती है सर? बड़ी आंत में पाई जाती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाई जाएगी तब मैं इसकी बात करूंगा कर्मरूपी परिशेषिका की, अपेंडिक्स का, जिसमें कोई वजूद नहीं है क्योंकि अपन घास खाते ही नहीं आज। ठीक है। चौथा आपका देखो, जो टेलबोन है आपकी पूंछ की जो हड्डी है, पहले इंसान के पूंछ हुआ करते थे, आजकल पूंछ तो क्या हो गई? लुप्त हो गई, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था आपके शरीर में। आप देखो वो पूंछ तो गायब हो गई, लेकिन आपकी जो हड्डी वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो जो रीढ़ की हड्डी है उसके लास्ट में यहाँ पे एक हड्डी है जिसको बोला जाता है टेलबोन, या हिंदी में याद रखना कोक्सी अस्थि बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? कोक्सी अस्थि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोक्सी अस्थि। 4 नंबर पे। पांचवा, आपके शरीर पे जो हेयर हैं, जो बाल हैं, शरीर पे जो बाल आते हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपके शरीर में कितने अवशेषीय अंग हो गए? 5 अवशेषीय अंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पांचों के पांचों आपके याद होने चाहिए, बार बार पेपर में आता है। ठीक है। तो विजडम टीथ कौन से होते हैं? जो आपके चौवर्णक होता है ना, मोलर, इसके लास्ट का, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, ये सारे मिलकर के क्या बन जाते हैं? तुम्हारे विजडम टीथ। चारों के चारों दांत क्या हो जाते हैं? विजडम टीथ। ये हमने दांतों का प्रकार पढ़ा, दांतों की पीएच वैल्यू पढ़ी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? अवशेषीय अंग, जो वर्सेटाइल ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको हमने डिटेल से पढ़ा। अब ध्यान देना आगे देखो, टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। अब आप 2 चीजें आती हैं, एक होता है स्थायी दांत, स्थायी, और एक होता है अस्थायी दांत। जब स्थायी दांतों की बात आ जाती है तो आप बता देते हो 32, यानी 20 + 12, 32। कैसे होंगे हम चर्चा करेंगे अभी। अस्थायी जो दांत होते हैं ना, वो आपके होते हैं, कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन से होते हैं? 20 होते हैं। इतनी बात समझ में? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो ये जो दांत होते हैं ना, 20 अस्थायी दांत होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? अपन दूध के दांत बोलते हैं। कैसे दांत बोलते हैं? दूध के दांत। ये इनका काल होता है 6 मंथ से 24 मंथ के बीच में उगते हैं ये। मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 मंथ से 24 मंथ के बीच में उगते हैं ये। कौन से दांत? अस्थायी दांत। उसके बाद में क्या होता है? बीच में टूटना स्टार्ट कर देते हैं ये। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में क्या होते हैं? दूसरे दांत उगने लग जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये 20 दांत पहले आए, उसके बाद में टूटे, और उसके बाद में दोबारा से आ गए, दोबारा से आ गए। तो देखो 20 दांत है, वो कितनी बार आए? 2 बार आए ना। और जो दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं उसे कहा जाता है फायोडोंट। क्या कहा जाता है? फायोडोंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे ये जो 20 दांत है ना, ये आपके हैं फायोडोंट, डिफायोडोंट। कैसे हैं भाई? फायोडोंट। इतनी बात समझी? इसको बोलेंगे हम लोग द्विवारदंती, द्विवारदंती। बात समझ में आई? अब देखो ये जो 12 दांत हैं वो जीवन काल में कितनी बार आए? केवल 1 बार ही आए हैं। जीवन काल में कितनी बार आए हैं? 1 ही बार आए हैं। और जीवन काल में जो दांत 1 बार आते हैं उन्हें कहा जाता है एकवारदंती, मोनोडोंट, मोनोडोंट, एकवारदंती। तो मनुष्य के दांत कैसे कैसे हुए भाई? एकवारदंती भी होते हैं और द्विवारदंती भी होते हैं। एकवारदंती दांतों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे कितने होते हैं? 12। द्विवारदंती जो दांत 2 बार उगते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। इसके बाद में देखो और चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई और किस किस प्रकार के दांत होते हैं। अब देखो एक दांत का जो एक और विशेषता होती है जिसको बोला जाता है विषम दंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषम दंती बोला जाता है। और विषम दंती को इंग्लिश में बोलेंगे हिट्रोडोंट। क्या बोलेंगे? हिट्रोडोंट। यानी एक होता है आपका विषम दंती दांत। क्या होता है? विषम दंती दांत। इसको बोला जाता है क्या? हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट।
हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट का मतलब होता है वे दांत जो अलग अलग प्रकार के होते हो। तो एक बात बताओ, मानव के दांत हैं वो हेट्रोडोंट है या नहीं है? कैसे सर? देखो, कर्तनक क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। उसके बाद में रदनक क्या काम करते हैं? तो आप बताएंगे सर चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। परिमोलर क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं। तो अलग अलग हुए कि ना नहीं हुए? तो मानव के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। मानव के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। मानव के दांत हेट्रोडोंट होते हैं। एक दांतों का एक और प्रकार आता है जिसको बोला जाता है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है सर? एक्रोडोंट, एक्रोडोंट का मतलब ये होता है कि वे दांत जो हड्डी से जुड़े होते हैं, वे दांत जो हड्डी से जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एक्रोडोंट कहलाते हैं। वे दांत जो हड्डी से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्रोडोंट कहलाते हैं। जैसे सांप के जो दांत होते हैं ना, वो किस कैटेगरी के होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं। इसके बाद में देखो, एक होता है तुम्हारा प्लोरोडोंट। कैसा होता है? प्लोरोडोंट। 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 अब प्लोरोडोंट में क्या होगा? प्लोरोडोंट, प्लोरोडोंट में वे दांत आते हैं जो हड्डी के मध्य कनेक्ट होते हैं। याद रखना, दांत कभी भी हड्डी में काउंट नहीं होते हैं। जो दांत हड्डियों के मध्य कनेक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लोरोडोंट। और इसका एज एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होता है छिपकली। कौन सा उदाहरण होता है इसका? छिपकली। छिपकली के दांत कैसे होते हैं? प्लोरोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? प्लोरोडोंट होते हैं। इतनी बात समझ में। अब देखो और चीज़ें, अभी मैंने दांतों के बारे में बेसिकली चीज़ें जानी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी जो बाकी हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि दांत से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान देना। देखिए, एक तो होता है आपका दंत सूत्र। अगर आपको बनाना है ना तो ध्यान देना, दंत सूत्र कैसे बनता है भाई। अगर दंत सूत्र चाहे स्थायी दांतों का चाहे अस्थायी दांतों का कोई सा भी बनाना हो, देखो मैंने ये डायग्राम मिटाया नहीं है। ये किस लिए नहीं मिटाया? इसीलिए नहीं मिटाया। तो यहाँ देखो ICPM ये बनता है। ICPM लिखते हैं तो आप एक एक भाग लिखते हैं इसके ICPM के। तो देखो इस खाने में इंसीजर कितने हैं? तो आप बताएंगे सर 2। कैनाइन कितना है यहाँ पे? 1। परिमोलर कितना है आप ये बताओ। तो आप कितना बताओगे? परिमोलर 2। और मोलर कितना है? 3। मतलब यहाँ पे किसी से भी देख लेना, यहाँ से ये लिखेंगे आप लोग स्टार्टिंग से। देखो इसका एक ही हिस्सा लिखना है। तो यहाँ देखो शुरुआत वाले कौन से आए थे? इंसीजर आया था। उसके बाद में ये क्या है? कैनाइन है। इसके बाद में ये 2 किसके हैं? मोलर के, प्रीमोलर। उसके बाद में लास्ट वाले 3 किसके हैं? मोलर के। तो दंत सूत्र क्या हो गया? ICPM। ठीक है, 21 23। और इसको 2 बार लिख देते हैं, ऊपर और नीचे का दोनों जबड़ों का आ जाएगा। ये ऊपरी जबड़ा हो गया और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया। ICPM क्या हो गया? ICPM। इतनी बात समझ में? ICPM क्लियर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। और चीजें देखो, एक होता है RCT होता है। ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दूसरा दांत लगाया जाता है ना, वो परीक्षण कहलाता है, वो इलाज कहलाता है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और इसके लिए देखो बेहोशी के लिए, बेहोश जब इंसान को किया जाता है ना, बेहोशी के लिए, बेहोशी के लिए देखो N2O सुना आपने? नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस बोला जाता है इसको। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा देते हैं ना हास्य गैस का, तो इंसान क्या हो जाता है? बेहोश होता है। तो एक तो बेहोश करने के लिए कि ये यूज होती है। इसके अलावा 2-3 और बताता हूँ। इंसान को ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में अगर आप N2O दोगे ना तो इंसान बेहोश हो जाएगा, जिसमें RCT परीक्षण, RCT ट्रीटमेंट के लिए चाहिए इंसान को। एक आपका एसीटोन होता है ना, एसीटोन, एसीटोन, इससे भी इंसान को बेहोश किया जाता है। एक होता है फार्मिलिन, फार्मिलिन, इससे भी इंसान को क्या किया जा सकता है? बेहोश। तो बेहोश के लिए क्या हो गया? एक तो फार्मिलिन का यूज किया जा सकता है, एक एसीटोन का यूज किया जा सकता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस का उपयोग
किया जा सकता है। ज़्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में तो इंसान क्या होगा, हंसने लग जाएगा। इतनी बात समझ में। अब देखिए, आपके जो दांत होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है दांत का। अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो दांतों का देखो 1/3 जो भाग होता है ना, 1/3 भाग वो तो होता है ऊपर, और 2/3 भाग होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। 2/3 भाग नीचे होते हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं आपकी, इधर से थोड़ी सी ये अंदर जो धसी हुई होती हैं वो कहलाती हैं, इसकी रूट कहलाती हैं, जड़ें कहलाती हैं। और इस रूट में पानी का अमाउंट कितना होता है, 0% होता है। कितना होता है, पानी 0 होता है। अब ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, ये कौन सा भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है एनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, एनेमल। इससे आपका क्वेश्चन क्या आता है, शरीर का मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, शरीर का सबसे मजबूत भाग, मजबूत भाग, मजबूत भाग कौन सा होता है, एनिमल होता है। ठीक है, सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है तुम्हारा, एनिमल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसके बाद में देखो और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये मजबूत भाग कौन सा हो गया, एनिमल होगी। ठीक है, यहाँ तक दांत में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। ठीक है, और इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे जीभ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीभ आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी जाएगी तो उसके बाद में तुम लोग बोरिंग हो जाते हो, देखते नहीं हो। तो 50 से 60 मिनट की हम कोशिश करेंगे कि 50 से 60 मिनट का आपको वीडियो रोज़ मिले। तो कल मैं आपको इसी जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, उसके बाद में फूड पाइप पढ़ेंगे। मतलब एक एक चीज़ को हम लेते जाएंगे और 3 से 4 वीडियो के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं मिलेंगे, ना पैसे लगते हैं आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके फ़ोन में तुरंत क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। वरना वो घूम फिर के आएगा, 5 महीने बाद में आएगा, 1 महीने बाद में आएगा। तो तुरंत आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। जैसे साइंस स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिन में मैथ स्टार्ट होगा, उसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट होगी। सारी की सारी तैयारी आप लोग एक ही चैनल पे कर सकते हो, और सभी एग्जाम्स के लिए क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।